नमस्कार बच्चों। तो हम लोग बात कर रहे थे साइंस में चैप्टर वर्क एंड एनर्जी क्लास 9th के। उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि वर्क डन क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। फिर से एक बार रिकॉल करके फिर से हम लोग क्या करेंगे, नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो वर्क डन क्या होता है, जब भी मैंने आपको बताया भी था कि व्हेन any object apply the force, when we applied the any object force, then object should be displaced, then we can say that work done. वर्क डन क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, है ना। तो आज हम लोग जो सीखेंगे, हम लोगों ने जान लिया था एनर्जी क्या होती है। एनर्जी और वर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। जितना वर्क या एनर्जी होगी, इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट जूल होती है। और वर्क की भी एनर्जी क्या, उसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट जूल होती है, तो सेम होती है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। तो आज हम लोग जो बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने डिराइव कर लिया था, है ना। अब बात करेंगे आज पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कौन से टाइप्स की है। जो है मैकेनिकल एनर्जी में टू टाइप्स की एनर्जी आती है, आपकी आती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको समझेंगे और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिफाइन कर रहा हूं मैं, आप लोग लिखोगे फिर मैं इसको समझा भी दूंगा अच्छे से। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू its position और चेंज इन शेप। कल मैंने आपको बताया भी था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अच्छे से समझाया भी था और उसको अच्छे से आज समझेंगे हम, है ना। नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एग्जांपल लिख लेंगे। स्प्रिंग, बो एंड रबर बैंड, ठीक, ये सब लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया है हम लोगों ने, अब इसको समझते हैं क्या होता है। इसको समझने के लिए हम लोग जानते हैं द पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मैंने आपको बताया था द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम क्या करते हैं, कोई बॉडी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन चेंज करेंगे, है ना। उस पोजीशन चेंज करने की वजह से जो उसमें मूवमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैंने बात की रबर बैंड, रबर बैंड को आप क्या करोगे, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करके छोड़ो, तो एक साइड से छोड़ोगे तो कितनी तेज लगेगी, बहुत तेज लगेगी ना। उसको स्ट्रेच किया फिर छोड़ा तो क्या होगा, उसमें जो है आप छोड़ोगे तो उसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से जो उसमें जो उसका पोजीशन चेंज करने की वजह से उसमें क्या है, चेंजेस आया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। वो पोटेंशियल एनर्जी थी, उसकी पोजीशन चेंज की तो वो क्या होगी, मोशन में हो गई। तो जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का पोजीशन चेंज करते हैं तो उसमें क्या आता है, काइनेटिक, जो उसमें चेंजेस ऑफ द बिकॉज ऑफ द चेंजेस और शेप में चेंजेस आता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते सकते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आप ना बॉल ले लो, बॉल को अच्छे से किसी बॉल पे हिट करो, हिट करोगे तो क्या होगा, वो बॉल जो होगी, अगर प्लास्टिक की ले लो तो वो पिचक जाएगी ना, पिचक जाएगी तो उसमें क्या होगा, बॉडी उसमें चेंजेस आ गया, उसमें चेंजेस आया, पोजीशन में चेंजेस हुआ, वो हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताया था, बो एंड एरो, धनुष तीर जो होता है ना, उसको अगर खींचोगे तो क्या होगा, उसको पोजीशन चेंज करोगे तो उसमें क्या, पोटेंशियल जो चेंज हो गया, रेस्ट से अपनी पोजीशन चेंज हो गई है, तो जो वो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी। और एक एग्जांपल बता दूं, आप जो होता है ना, तो गुलेल बोलते हैं, गुलेल ना, सॉन्ग भी सुना होगा इसके बारे में, तो आपने जो जो गुलेल है, जो उसको बोलते हैं ना,
तो एक इंग्लिश में वर्ड नहीं आ रहा, बट आप जानो जो क्या होता है, एक रबर बैंड से रहता है जो चिड़िया या फिर किसी को मारने के लिए चिड़ी मार जो होता है वो लोग करते हैं। तो क्या समझना है तुम्हें कि जो हमारे क्या होती है गुलेल जो होती है वो क्या करती है, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, और चेंज करके जब हम उसको जो है मारेंगे ना, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई पत्थर या फिर कुछ होगा, बहुत दूर जाएगा। तो जो पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो वो जो पोजीशन की चेंज हो रही है वो हमारी क्या है, किसका एग्जांपल है, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताई थी। स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो हम ऐसे चेंज करेंगे तो क्या हो रहा है, वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, हमारी क्या है, रेस्ट से पोजीशन चेंज हो रही है, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अच्छे से। देखो स्प्रिंग, वो एंड रबर बैंड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आई थिंक गेटिंग वेरी वेल। ओके, चलो अब हम इसके बारे में और जानते हैं। लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी of an object, potential energy of an object at height। जब कोई ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी पे होगा, वो हाइट पे होगा, तब क्या होगा इसके बारे में जानते हैं, है ना। इसमें पॉइंट लिखेंगे, ग्रेटर मास ग्रेटर दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे ग्रेटर हाइट, ग्रेटर पोटेंशियल। लास्ट पॉइंट ग्रेटर स्ट्रेचिंग, ग्रेटर स्ट्रेचिंग, ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझ लेंगे, नोट कर लो, इसको समझना है। ग्रेटर मास, और जब ग्रेटर मास होगा, जैसे मैंने बताया था ना, जो गुलेल है उसमें हम उसमें क्या रखेंगे, पत्थर, अगर उसमें मास ज़्यादा रखेंगे तो वो ज़्यादा तेज से हिट होगा। अगर उसमें बहुत ही उसका लाइट वेट में रखेंगे तो हल्का सा पत्थर, वो छोटे से गिट्टी रखेंगे तो उसकी जहाँ भी पड़ेगा वो जो है इतनी स्पीड उसकी में इतनी स्पीड नहीं होगी और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, है ना, और उसमें उतना जो हिट नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका मास हम बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाइट, डिपेंड करता है हाइट पे। जितना ऊपर अगर उसकी हाइट होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, डिपेंड करेगा हाइट पे, जितनी ऊपर हम उस पर रखेंगे। तो यहाँ पर ग्रेटर मास पोटेंशियल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल मास हमारा क्या है, अगर हम बात ग्रेटर मास, अगर मास बढ़ा देंगे, बड़ा मास होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूँ, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी हमारी, जो है ग्रेटर होगी। ठीक, ये समझना है। फिर यहाँ पर लिखा है भाई ग्रेटर हाइट, अगर हाइट हम जितनी ऊपर रखेंगे उसको, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी, वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। ज्यादा, हम देखो डैम होते हैं, डैम हम बात करें, जो रिवर वगैरह होती हैं वहाँ पानी को बांध रहते हैं ना, कि जो बहुत सारे रिवर्स को रोकने के लिए, है ना, पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। और जो डैम होते हैं बहुत ऊपर तक रहते हैं, उसमें पानी को जहाँ रोका जाता है, तो अगर पानी वहाँ छोड़ेंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हाइट पर रहते हैं ना, बहुत ऊपर हाइट तक रहती है पानी। तो वो हमारा क्या है, पोटेंशियल एग्जाम्पल है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है, राइट। तो ये चीज़ समझ में आई। और ये हाइट पे, अगर जितनी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, वहाँ पर अगर ग्रेटर हाइट होगी तो उससे ज़्यादा क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, ग्रेटर स्ट्रेचिंग हम बात करेंगे, जितना स्ट्रेचिंग करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी होगी। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लिख सकते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे, पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं, पोटेंशियल P, और हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी को करते थे E और K से, हम इसको क्या कर सकते हैं, E और P से करेंगे, E और P से करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कैसी है, पोटेंशियल, तो इसमें हम स्मॉल ऐसे लगा देंगे। और जो है काइनेटिक एनर्जी में हम क्या करते हैं, E और स्मॉल के हम ऐसे करके बना देंगे। अगर इसका सिंबल अगर बात करें, ये E और P का मतलब हो गया, ये हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमारी मास के। अगर मास बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इसमें हम बात करें हाइट बढ़ा दो तो पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी बढ़ेगी, जितनी हाइट बढ़ाओ उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक, और इसमें सेम इसमें भी होता है, स्ट्रेचिंग भी अगर हम बात करें, स्ट्रेचिंग जितनी करेंगे उससे ज्यादा हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के हमारे क्या थे, फैक्टर थे। अगर जितनी हमारी हाइट बढ़ेगी उतनी ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितनी हमारी जितना हम मास बढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें आपको पता चल गई, नोट कर लीजिए। नोट की, डन। चलो मैं इसको मिटा दूं, चलो ओके। अब ये तो आपने समझ लिया। अगर हम बात करें जैसे कि हम लोगों ने कल ड्राइव किया था किसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या होता है, हाफ mv²। कैसे हमने आपको डेरिवेशन भी बताया था कि कैसे इसको करेंगे, है ना। लेकिन अब क्या करें हम, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का भी हम फॉर्मूला कैसे आया है, कैसे हम कर सकते हैं, इसको देखते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम बात करें और आपको पता होना चाहिए, वर्क जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी के। वर्क किसके इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी के। तो वर्क और एनर्जी एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे से बराबर होते हैं, जितना वो है उतना ही है, दोनों ही है ना। अगर हम बात करें W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, मास इंटू सॉरी मैं बोलूँ अगर जो हमारा वर्क डन हमारा क्या हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारा क्या होता है, मास जो होता है, फोर्स इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू लिख सकते हैं ma। अगर हम यहाँ बात करें फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ma, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू MAS। अब लेकिन एक बात बताऊं, अब आपने जब पढ़ा होगा मोशन चैप्टर, ग्रेविटी पढ़ा होगा, ग्रेविटी पढ़ा होगा, जब हम मोशन को हम डाउनफॉल करते हैं, गिराते हैं, फ्री फॉल करते हैं, तो जो ऊपर से ऑब्जेक्ट आएगा, जो ऊपर से ऑब्जेक्ट गिरेगा, तो वो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन नहीं होगा वो ग्रेविटी ही होगी ना, हमारी जी होगी। वो एक ही जगह हम क्या रखेंगे, जी रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं MGS, MGS लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से कैसे, मैंने बताया, यहाँ पर जो ए है ना, जब हम फ्री फॉल करेंगे कोई ऑब्जेक्ट को, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करेंगे, वो हमारी ड्यू टू ग्रेविटी से वो क्या होगा, जी बन जाएगा, ग्रेविटेशन की वजह से ना। तो जी होगा, जो एक्सीलरेशन वो क्या करेगा, ऐसे रिएक्ट करेगा जी का। अब ये तो MGS हो गया। अब हम बात करेंगे, जब एक चीज बताते, देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेता हूँ ये पत्थर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको गिराऊंगा, ठीक, मैं इसको यहाँ से गिराऊंगा तो ये डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो आप सोचोगे ये हाइट, लेकिन इसके लिए तो ये हाइट है ना, ये हाइट है ना इसकी, एच कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हाइट पे रखा हुआ है ना, ये हमारा फ्लोर है, सपोज कर लेते हैं, ये ग्राउंड है। और ये पत्थर को जब हम यहाँ से गिराएंगे तो ये कुछ हाइट से आ रहा है ना, ये कुछ हाइट से गिर रहा है, गिरेगा, इसकी कुछ हाइट होगी, ये गिरेगा यहाँ पर। जब गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये गिरेगा, वो किसके बराबर होगा, एस के। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, डिस्प्लेस ही तो हुआ। एच और एस एक दूसरे के बराबर हैं। जो एच है, ये जो हमारा एच है, ये वाला, ये जो हाइट है ना, वो एस के बराबर है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। बताओ, यहाँ से था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रखा था, जब वहां से गिरा तो यहाँ से खिसक रहा है ना, डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस मतलब हटना, है ना, यहाँ से पोजीशन चेंज की इसने, तो पोजीशन चेंज की, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ठीक, इसी को हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो एच भी बोल सकते हैं, एस इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, एच। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, MGH बोलते हैं। तो हम इसका अगर बात करें तो इसको हम W इज इक्वल टू MGH लिख सकते हैं। और वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के। तो हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी, हाँ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमारी क्या होगी, MGH होगी। ये फॉर्मूला हो जाता है इसका पोटेंशियल। इससे बहुत सारी न्यूमेरिकल आएंगे, आपको उनको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई। अब एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही काम आएगा, ये आगे क्लास में भी आपको हेल्प करेगा, है ना। वो है कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे इतनी चीजें नोट कर लो आप, फिर हम इसको बताते हैं।
यहाँ मैं रीच कर दूँ उसको। अच्छा, डन और नॉट। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है इसको जानेंगे। ठीक, इसको इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप लोग नोट्स बना लो। एनर्जी एनर्जी कैन नाइदर neither be created nor be destroyed but it can change one form of energy change one form of energy can be changed to another form, another form of energy। ठीक, फॉर्म ऑफ एनर्जी इसका नोट कर लो, है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स नोन एज, और इसी को बोलते हैं हम, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन बी चेंज। हम इसको और इजी में चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इतना लिखकर हम इसको सिंपल ऐसे बोल सकते हैं यहाँ तक कि मतलब जो है एनर्जी कैन नॉट, यहाँ पर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज one form to another form। वो थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा इजी बन रहा है ना। एनर्जी कैन बी एनर्जी कैन नाइदर बी ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बोल सकते हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना, नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इतना नोट कर लिया ना। अब एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही बताता है जो एनर्जी होगी वो ना ही क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, ये एक जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है ना। जैसे कि मैंने बताया कि अभी इसकी एग्जांपल अगर लिखे तो हम इसकी एग्जांपल लिख लें, जैसे कि एग्जांपल लिखो आप, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा एग्जांपल हम इसको भी और अच्छे से समझाएंगे, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। थर्ड अगर इस बात करें एग्जांपल हमारा प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी। ठीक, ये है। फिर अभी समझते हैं इसको क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो अब ये तो पता ही चल गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हो सर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। और ये क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो जाती है। जैसे मैंने बताया, जैसे कि हम लोगों ने सुबह सुबह क्या खाया, फूड लिया, ब्रेकफास्ट लिया। अब मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, जो बोल रहा हूँ मेरे पास क्या है, एनर्जी तो है। एनर्जी किसमें, केमिकल एनर्जी में। जो हमारा फूड क्या कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसमें केमिकल एनर्जी हो रही है। जो भी मैं फूड खाया उससे मेरी कैलोरी बनी, जो कैलोरी बर्न हो रही है, जो भी एनर्जी मिली, उससे क्या हो रहा है, ये चेंज हो रही है। मैंने एनर्जी ली और एनर्जी क्या हो रही है, मेरे को मिली, लेकिन वो क्रिएटेड नहीं हुई, वो दूसरे फॉर्म में बदल जा रही है। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें क्या हो रही है, मेरी एनर्जी जा रही है। तो एनर्जी क्या होती है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट, और नहीं डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, ना ही बन सकती है, इसलिए एक जगह से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। बस ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हो सकती है। यही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब वैसे यहाँ पर दिया देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जैसे कि आपने देखा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो पानी डैम होते हैं, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसमें टरबाइन लगा दिया जाता है, उसको फेंका जाता है, उसको छोड़ा जाता है, तो पानी जब गिरता है ना, तो उसमें एनर्जी होगी, वो उसमें चेंज होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में ना, इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है। जो पानी को फेंका है तो उसी से उसे उसको छोड़ा, उसमें टरबाइन लगा दिया, तो उसकी एनर्जी किसमें चेंज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में। तो उससे क्या हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। थर्मल पावर पॉइंट, इसमें जो पावर प्लांट होते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम कोयले को हीट करते हैं, कोयलों को हीट करते हैं, बड़े बड़े थर्मल प्लांट होते हैं, उसको हीट करने से क्या होता है, उससे कोयले को हीट करेंगे, उसको जलाएंगे, तो उसमें हीट एनर्जी आएगी, हीट एनर्जी से दूसरी में चेंज हो जाएगी। तो एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। बस यही हमें जो मोटा मोटा मतलब है, यही है कि हमें पता हो गया कि एनर्जी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताती है कि एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है। बस इतना ही समझना है, इतना ही समझना है आपको, यही कॉन्सेप्ट रखना है। आप एग्जाम्पल, आप बहुत एग्जाम्पल है, आप यूज करोगे तो बहुत देते रहोगे। ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया ना। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो पता ही चल गया। एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, इसको मैं इरेज करूं, ऊपर वाले को बता देता हूं। इसी के अगर बात करें, हम एक वो एक्टिविटी करेंगे, उसमें उसके थ्रू हम समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, आ स्टोन ऑन अ हाइट, अभी जो मैंने बताया था ना, उसी को अच्छे से और समझेंगे। अ स्टोन ऑन हाइट हैज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, है ना, इज जीरो। ठीक, ये तो हो गया। अब इसके आगे हम लिखेंगे हैज when object under free fall potential energy goes decrease, को नोट करो, फिर समझाते हैं, फिर समझ में अच्छे से आएगा। डिक्रीजिंग as height goes decreasing and kinetic energy goes increasing। नोट करो। नेक्स्ट, at the time stone
stone reach the ground, potential energy become zero, and kinetic energy is maximum। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर हम लोग जानते हैं। बहुत सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर दिए। हम लोग लास्ट पॉइंट जो है अभी पावर थोड़ा पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में समझते हैं, फिर हमारा चैप्टर्स जो भी जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर हो जाएंगे, है ना। कुछ बचेगा नहीं, बस न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा, वो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको मैं इरेज कर दूं। चलो इसको समझते हैं भाई। यहाँ पर मान लेते हैं एक बड़ा सा स्टोन है, ठीक है। स्टोन है ये बहुत ऊंची हाइट पे, जस्ट मैंने अभी समझाया भी था। ठीक, ये स्टोन है, ठीक है। ये क्या है? स्टोन, पत्थर। अब ये कुछ हाइट पर है भैया, कुछ हाइट पर है, ये कुछ हाइट पर है। अगर हम कहते हैं यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बहुत ज़्यादा, है ना। और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सही, क्या होगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हाई हो, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 10 है, मान लेता हूँ 10 न्यूटन जूल है, 10 जूल है, क्योंकि एनर्जी की सही यूनिट क्या होती है? जूल होती है। हम बोल सकते हैं 10 जूल है, ठीक, 10 जूल है। तो अब यहाँ पर 10 जूल है और यहाँ पर क्या है हमारा? जीरो है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर रहता है तो वहाँ पर मैंने भी जस्ट लिखवाया था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हाइट और पोटेंशियल वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हाइट ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्ट पत्थर है वो यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया, सपोज करते हैं गिरा और यहाँ पर आ गया, इसका नाम मैंने बोल दिया ए, ठीक। यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हुआ भाई? यहाँ पर जब आया तो इसमें क्या हो? जैसे वो नीचे गिरा, देखो पॉइंट पढ़ो, आ स्टोन ऑन द हाइट, आ स्टोन ऑन अ हाइट हैज अ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो। मतलब बता रहा है कि हाइट पर है, देखो हाइट पर है। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी? जो क्या है? जीरो नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। फिर कह रहा है दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल जानते हो? जब हम छोड़ देंगे इसको, हम छोड़ रहे हैं ना, तो ये देखो हमारा फ्री फॉल हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है। तो कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल पोटेंशियल एनर्जी गोज डिक्रीजिंग, मतलब वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। जैसे छोड़ेंगे हम, वो नीचे जाएगी तो डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी गोज डिक्रीजिंग एज हाइट गोज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हाइट जाएगी नीचे वैसे ही क्या होगा? वो डिक्रीज हो गई। तो अब एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग। अब वो जीरो थी ना, वो क्या हो गई? इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया उसका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर जो इस पत्थर था, ये स्टोन यहाँ पर आया और यहाँ पर आया, तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो 10 थी, वो क्या हो गई? कम हो गई। पता कितनी हुई हमें पता नहीं, तो हम कुछ मान लेते हैं, जैसे कि 5 हो गई, 5 हो गई। और यहाँ पर ये क्या है? 5 क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी कम हुई ना, 5 हो गई। और यहाँ पर कितनी हो गई? मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर 7 हो गई, क्योंकि इतनी जल्दी कम भी नहीं कर देते ज़्यादा, एक तुरंत ही नहीं कम कर देंगे, क्योंकि ग्राउंड तक पहुँचना है इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है 7 है। अगर यहाँ पर आएगी तो कितनी होगी? 3। जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 3 होगी। भाई मैंने बताया ना, इन दोनों का रेशियो हमारा बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक दूसरे के होता है। यहाँ पर देखो 7 है, ये 7 है, तो ये कितनी होगी? 3 होगी। ये क्या होगी? 3 होगी। तो ये तो पता चल गया हमारी 7 है तो यहाँ पर 3 होगी। तो दोनों का, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने? एनर्जी तो उतनी है, एनर्जी कहीं खत्म होती है? यही हमें पता चल रहा है, एनर्जी 7 है, यहाँ पर 3 होगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे और आगे बढ़ गया, पॉइंट बी आ गया, बी पॉइंट पे आ गई। ये जो पत्थर था ये नीचे आ गया, और तो फिर क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। तो यहाँ पर क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई होगी? पोटेंशियल जो एनर्जी है वो क्या हो गई होगी? मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर वो हो गई 5 और ये हो गया हमारा 5 होना पड़ेगा, लेकिन इसको हम 6 बोल देते हैं, 6, और यहाँ पर बोल देते हैं 4, ठीक है, 4 बोल देते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है? अभी कुछ है,
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है धीरे धीरे, और पोटेंशियल एनर्जी देखो कम होती जाएगी, 7 से 6 हो गई, 6 से अब देखो कम होगी। और अगर हम बात करें नीचे बिल्कुल, ये ग्राउंड फ्लोर है भैया, ये ग्राउंड फ्लोर है, अगर यहाँ पर आ गई, ये ग्राउंड फ्लोर पर टच कर गई, तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा यहीं पर होगी, 10 हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ो, 10 और 0, 10 ही तो होगा। एनर्जी तो नहीं खत्म होती है, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है 0 पोटेंशियल एनर्जी, देखो यही पॉइंट लास्ट में देखो पढ़ो, एट द टाइम स्टोन रीच द ग्राउंड पोटेंशियल बिकम 0, पोटेंशियल क्या हो रही है, 0 हो जाएगी, एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वही हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये हमारा क्या था, ये हमें कॉन्सेप्ट था, हमें समझना है कि कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है। ठीक है, ये सारी चीज पॉइंट पता चल गया। और एक पॉइंट और को इसको समझ लेंगे, इस पिक्चर को हम इरेज कर दें। चलो इसको समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ड्यूरिंग द फ्री फॉल, ड्यूरिंग द फ्री फॉल हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ड्यूरिंग फ्री फॉल के समय क्या होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, इसको समझते हैं। तो एक होगा हमारा, ये हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा, एक दूसरे के, दोनों को जोड़ा जाए तो कांस्टेंट के बराबर होगी, कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो, कांस्टेंट जो भी होगा, इन दोनों को जोड़ने पर वो कांस्टेंट के बराबर होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। फिर इसको नोट करने के बाद आप नोट करोगे पावर। देखते हैं पावर क्या होता है। पावर कुछ और ना समझना, पावर वो पावर नहीं, इसमें हम साइंस वाला पावर समझेंगे। बहुत सारे बच्चे पावर, वो पावर नहीं जो है पैसा दौलत, वो सब नहीं पावर होता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी रेट से हम उस काम को कर रहे हैं, है ना। और जो हमने एनर्जी बताई थी क्या था, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब यहाँ पे पावर पढ़ेंगे, तो पावर पढ़ते हैं, इसको नोट कर लो आगे, ये फॉर्मूला जल्दी जल्दी हाथ चला लो, है ना। चलो डन और नॉट। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं पावर क्या होता है। इसमें ज़्यादा हमें इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है इस चैप्टर में। हमें आगे जब बड़े क्लास में 10th क्लास में जाओगे आप, तो आप उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको पावर क्या होता है इसके बारे में। इट इज़, बोल सकते हैं, इट इज़ रेट ऑफ डूइंग, इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये क्या होता है हमारा पावर, क्या होता है, इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, अब पावर को हम पी से बोल सकते हैं, पी है ना, पी फॉर पावर, है ना। ये हमारा जो पी से डिनोट करते हैं इसको, पावर का सिंबल क्या होता है, पी, है ना, पी होता है। और पावर का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और पावर को डिफाइन करना आना चाहिए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, बोल सकते हैं, पर यूनिट टाइम। ये चीज भी लिखना जरूरी है भाई, है ना। इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर वॉट। वॉट से डब्ल्यू लिखेंगे तो फिर क्या होगा कि अरे वर्क ही है, तो हम क्या करेंगे, वॉट लिख सकते हैं, है ना, वॉट। अब आपको पता है 1 वॉट इसके बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, है ना। अगर हम बात करें 1000 वॉट्स 1 किलो वाट के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वाट होता है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। फिर हमारा जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर में, जितने भी टॉपिक्स थे हम लोगों ने कवर किए। वर्क एंड एनर्जी हो गया फिनिश, है ना, इसमें कुछ बचा तो नहीं है, बस बचे हैं न्यूमेरिकल, उसको हम करेंगे कल।
है ना। तो आप लोगों के लिए कुछ लाइन है, तो हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, क्योंकि सीखना ही हमें जीवन क्योंकि सीखना ही हमें क्या बताता है, जीवन की असली क्या होती है, जीत होती है सीखने से ही। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो, क्योंकि सीखना ही जीवन की असली जीत है ना। ये नहीं कि हमें जो है टाइम को बराबर कुछ जब भी कहीं कुछ सीखने को मिलता है हमें सीखना चाहिए, है ना। तो कल मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।